हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑन ग्राउंड पर। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था विविधता की समझ, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं विविधता एवं भेदभाव। जबकि पहले लेक्चर में था विविधता और अनेकता, जिसका अर्थ होता है अनेकता में एकता, जो कि एक तरह से विविधता का पॉजिटिव पहलू था। इस लेक्चर में हम विविधता एवं भेदभाव देखेंगे, जो कि एक तरह से विविधता का निगेटिव पहलू होने वाला है, क्योंकि विविधता के साथ साथ हम भेदभाव की भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं और उसके बारे में जो चीजें हैं उसकी चर्चा करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं विविधता एवं भेदभाव की। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। जी, अगर आप संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। तो आइए हम भारत की विविधता की बात करते हैं। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। पूरे विश्व में 8 मुख्य धर्म अगर माने जाए तो भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी उसके मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से ज्यादा तरह के नृत्य हैं जो नृत्य किए जाते हैं। अर्थात भारत की विविधता के बारे में अगर हम बात करें, भारत इसमें 8 से ज्यादा धर्म, इसके साथ साथ 1600 से ज्यादा मातृभाषाएं और लास्ट आपका है 100 से ज्यादा नृत्य। ये एक तरह से भारत की विविधता को दर्शाता है। 100 से ज्यादा नृत्य हैं यहाँ पर। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं होती। जैसे ये विविधता है, ये हमेशा खुश होने के कारण हमारे आपके लिए नहीं हो सकते, बल्कि हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। हम उनके साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हो, बात करते हो और कपड़े पहनते हो इत्यादि। लेकिन कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हम में से बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि हमसे अलग क्यों है। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। अब एक बात आएगी आपकी पूर्वाग्रह। लोग अपने से अलग दिखने वालों के लिए एक खास तरह की राय बना लेते हैं। देखिए, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती हैं। ज्यादातर पूर्वाग्रह नकारात्मक होती हैं। एक शब्द आपके लिए आया, पूर्वाग्रह। जी, पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है? ये ज्यादातर क्या होता है? निगेटिव। ये नकारात्मक ज्यादा होती है। ये क्या चीज है? जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और हमें उस जैसा कि आपने पूर्वाग्रह को समझ लिया, एक बार फिर से देख लीजिए। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज्यादातर पूर्वाग्रह या यह राय नकारात्मक होती है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का यही तरीका अच्छा है तो हम दूसरों के काम की इज्जत नहीं कर पाते। जैसा ऐसा इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यह पूर्वाग्रह का एक रूप ले लेता है। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप देते हैं। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। अगर हम अंग्रेजी को इस तरह से इज्जत देंगे तो इसका परिणाम यही होगा, जो अंग्रेजी नहीं बोलते उसके लिए हम नकारात्मक सोच अपने दिल में या अपने मन में गढ़ लेंगे। हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं और जैसे वो कपड़े पहनते हैं। देखिए पूर्वाग्रह कितनी चीजों से हो सकती हैं। एक तो आपके धर्म से हो सकता है, इसके बाद क्षेत्र से हो सकता है, इसके बाद आपका विश्वास से हो सकता है, इसके बाद आपका रंग से हो सकता है और इसके साथ साथ पहनावे से और इसके साथ भाषा से भी हो सकता है। जी, तो इन चीजों के अगर हम निगेटिव पहलू लें तो इन चीजों से पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है।
आगे देखिए, अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए पूर्वाग्रह हमारे इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती तक नहीं करना चाहते। ये पूर्वाग्रह इस तरह से हो जाते हैं, अगर निगेटिव है तो इतने पक्के हो जाते हैं कि हम उनसे दोस्ती तक नहीं करना चाहते, इस वजह से कि कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। तो हम आप ऐसा न करें, ये हमारी आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए। जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसको हम अपने आप को, जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसे हम आप अपने जीवन में लागू करने की भी कोशिश करें। एक आईएएस बनना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एक अच्छा नागरिक बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली हेडिंग है लड़के और लड़की में भेदभाव। इसके बाद अगली हेडिंग है लड़के और लड़की में भेदभाव। तो चलिए आइए देखते हैं लड़के और लड़की में भेदभाव। ये एक तरह से आप खुद पढ़ सकते हैं कि समाज में किस तरह से लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जा रहा है, जिससे आप खुद परिचित हैं। अब आगे हम देखते हैं, इसके आगे जो चीज है वो ये है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। अगली हेडिंग आप डाल सकते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। ये क्या चीज है जी? रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। इसको क्या कहते हैं? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांट देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। इसको देखिए क्या चीज है? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं जी। इसका अर्थ हुआ कि हम एक ही छवि में सबको बांध दें, एक ही छवि और एक ही धारणा बना लें। एक ही छवि में सबको बांध दें और एक ही धारणा बना लें तो ये हमारी एक तरह से रूढ़िबद्ध धारणा कही जाएगी। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। जैसे किसी खास देश या धर्म का कोई है या कोई लिंग अलग है तो हम उसको एक तरह से कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। ये किस लिए होता है कि हम उसको लेकर अपने मन में एक पक्की धारणा बना लिए हैं, जो रूढ़िबद्ध धारणा कही जाती है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच्ची है कि हर देश में कंजूस, अपराधी और यहाँ तक कि बेवकूफ लोग मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। अब ये बात हुई कि उस देश या उस समूह में कुछ ही लोग ऐसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोकती है। ये धारणा जो बनती है वो हमें प्रत्येक एक सिंगल इंसान को एक अनोखे तरह के देखने से रोक देती है। इसके आगे हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। अगर हम ऐसी धारणा बना लेंगे ये अपराधी, कंजूस और इसके साथ साथ बेवकूफ की, तो हम ये नहीं देख पाएंगे कि उसके अंदर कुछ खास क्षमताएं और गुण है जी। अब इसके आगे हम देखेंगे असमानता एवं भेदभाव। तो आइए चर्चा करते हैं असमानता एवं भेदभाव की। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं असमानता एवं भेदभाव। अगली आईडी आप डाल सकते हैं असमानता एवं भेदभाव। आइए अब देखते हैं इसी विविधता के कारण किस प्रकार से असमानता और भेदभाव भी किया जाता है जी। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। ये कब होता है? जब आप पूर्वाग्रह प्लस रूढ़िबद्ध धारणा इन दोनों के साथ जब आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो एक तरह से असमानता या भेदभाव, तो असमानता और भेदभाव का जन्म होता है जी। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। आपने देखा भेदभाव क्या चीज है? हम किसी को हैंडपंप से पानी नहीं लेने दे रहे हैं, किसी को कप में चाय पीने नहीं दे रहे हैं, किसी कार्य को करने नहीं दे रहे हैं, किसी नौकरी में भाग नहीं लेने दे
रहे हैं, ये सब एक तरह से असमानता और भेदभाव का कारण माना जाता है। इससे हम आप खुद रुके और अगर ये कोई कार्रवाई कर रहा है इसके लिए उनको भी रोकें। इसका एक सबसे बेहतरीन जरिया हमारे आपके पास एक मोबाइल जो डिवाइस है उसके जरिए से ये हम आप कर सकते हैं। उसको आप अपने कैमरे में कैच करें और इसके साथ साथ उसके द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई जो भी हो उसको कीजिए, क्योंकि देखिए यही हमारा शुरुआती स्टेज है। यहीं से हम एक अच्छे और सच्चे नागरिक के साथ साथ ही अच्छे और सच्चे अधिकारी बन सकते हैं। न कि ये कहिए कि हम आज एक्शन न लें तो आगे चल के एक्शन लेंगे, ये कोई जरूरी बात नहीं है। एक्शन शुरुआत आज से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई 100% गारंटी नहीं है कि हम आप जो है कि सिलेक्टेड हो ही जाए। ये कंपटीशन बहुत बड़ा है, यूपीएससी का कंपटीशन बहुत बड़ा है। मैं किसी दिन आपको जरूर बताऊंगा कि 3000 पर मोटा अगर देखा जाए तो हिंदी माध्यम का सिर्फ एक सिलेक्शन है। फाइनल सिलेक्शन देखा जाए अगर तो 3000 पे सिंगल सिलेक्शन है दोस्त। इसलिए आप हम जो है कि अपने आप को अच्छा स्टूडेंट, अच्छा नागरिक बना के देखें कम से कम। उसके बाद अगर उम्मीद हुई और ऊपर वाले ने चाहा हम मेहनत करेंगे तो जरूर हो सकता है हम सिलेक्शन भी ले लें। तो चलिए ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य नहीं हैं। देखिए फिर से, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य नहीं है। ये देखिए, ये दोनों का सामना करना पड़ा है। किस चीज का? एक भेदभाव का और दूसरा असमानता का। क्यों? क्योंकि उसका कारण यही है, एक तो इस कारण कि वो उस समुदाय के नहीं है, जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है तो इस आधार पर भेदभाव किया जाता है। अर्थात अगर वो उस संस्कृति या समुदाय के नहीं है तो इसके साथ साथ आप देखेंगे कि उनके साथ जो है कि असमानता होगा, और अगर ये गरीब भी हैं तो उनके साथ भेदभाव भी किया जाएगा। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो इस पर आप जरूर कार्रवाई कर सकते हैं। आप नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे तो जरूर आपके साथ देने वाले होंगे, और इसमें हम कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। और जो भी ऐसी कार्रवाई हो उसमें आप हमारा साथ दीजिए। हम मिलकर एक अच्छे राष्ट्र की निर्माण करने की जरूर कोशिश करेंगे। ये हर एक आईएएस स्टूडेंट की सबसे पहली पसंद होनी चाहिए कि एक अच्छे और सच्चे राष्ट्र की निर्माण की जाए। जी, तो अब हम बात करते हैं आगे। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। ये जो भेदभाव है इसका सामना जो है कई जनजाति लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। अब इसके आगे देखिए, एक शब्द है दलित। ये पीले से बॉक्स में जो है इसके बारे में देखिए, ये किस प्रकार से कुचला और दबा हुआ एक समुदाय था जिसको अब धीरे धीरे सरकार और ये पूरी जनता मिलकर उठा रही है। इसके साथ साथ इसमें भी आज भी कुछ हद तक भेदभाव किया जा रहा है। इसको भी हमें आप को मिलकर पूरी मेहनत से एकदम समाप्त करने की कोशिश करनी है। दलित शब्द के बारे में हम देखते हैं वो क्या चीज है। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते थे। दलित क्या चीज थी? जो नीची कही जाने वाली जातियां थी वो अपने पहचान के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित को इससे पहले अछूत कहा जाता था, वो इसकी अपेक्षा दलित शब्द को ज्यादा पसंद करते हैं अछूत से। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया या कुचला गया है। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह हो। अब देखिए, सामाजिक, ये पूरे समाज में पूर्वाग्रह फैल गया कि दलित ऐसे या वैसे या अछूत ऐसे वैसे। इन सब पूर्वाग्रहों को हमें अपने मस्तिष्क के साथ साथ दूसरे के जो मस्तिष्क में है उसको भी निकालने की पूरी कोशिश करनी है। और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। ये पूर्वाग्रह क्या हुआ? कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभावों ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। देखिए, सरकार तो कोई ना कोई कार्य कर रही है, ये बात तो सच है, लेकिन सरकार के सपोर्ट में जनता या उसके अपोजिट में जनता जब खड़ी होगी तभी वो कार्य अपनी हद तक, अपनी अच्छाई तक अच्छे से पहुंच पाएगा। ये हम आप जरूर करें। अब हम बात करते हैं दलित के एक महान नेता और भारत के एक महान नेता डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, जिन्होंने अपने कहानी को खुद इस किताब में थोड़ी सी बात बताई है। आइए उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। भारत के महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ जब वो केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे।
महाराष्ट्र के कोरेगांव की ये घटना है। इसमें क्या होता है कि वो एक स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां पर वो अपने पहनावे में अच्छे रहते हैं, जिसके कारण वहां के स्टेशन मास्टर उनसे आते हैं, उनके बारे में पूछते हैं। जब वो जाति बताते हैं तो स्टेशन मास्टर उनसे उनसे बात करने में और तमाम चीजों की कार्रवाई में पिछड़ जाता है। इसके साथ साथ वो देर होते रहते हैं, स्टेशन पे बहुत देर भी हो जाता है, लेकिन उनका कोई मदद नहीं करता। और वो बैलगाड़ी को अपने कीमत से, जितना उनको कीमत है स्टेशन से उनके पापा के घर जाने का, उससे भी ज्यादा रकम देते हैं, बल्कि दोगुना रकम देते हैं, लेकिन कोई बैलगाड़ी वाला बिठाता नहीं। इसका कारण बस क्या हुआ, वो जाति व्यवस्था, वो अछूत, वो दलित वाली बात। तो ये धारणा जो थी वो तब की थी, लेकिन आज भी ऐसी धारणाएं हैं। तो प्लीज हम आप ऐसी धारणाओं को अपने दिलो दिमाग से निकालें और इसके साथ साथ हम एक दूसरे की सपोर्ट करें। जी, ये रही पूरी अंबेडकर जी की कहानी। इसको आप अपने मुताबिक और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं समानता के लिए संघर्ष। अगली हेडिंग आपकी समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष। आइए देखते हैं समानता के लिए संघर्ष किस प्रकार से किया गया है। ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल है। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जी, अब देखिए समानता के लिए संघर्ष किन किन लोगों ने किया। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने। दलितों, जनजाति लोगों, औरतों और किसानों ने, इन लोगों ने क्या किया, समानता के लिए जो है कि संघर्ष किया। जी, ऐसे लोग समानता के लिए बहुत अधिक संघर्ष किए। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं, जैसा कि पहले बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, महिलाओं ने इसमें क्या मांग की, जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। ये बात बिल्कुल सही है। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। किसानों और दलितों ने क्या किया कि जो जमींदार थे वो बड़ी ऊंची ब्याज दिया करते थे, उससे छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। ये 1947 की आजादी के पहले की बात है। और आज भी अगर किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की कार्रवाई हो तो इससे हम आप कैच करें और इस पर पूरी की पूरी कोशिश करें कार्रवाई करवाने की, क्योंकि हम आप कह दिए कि इससे पहले कि हम आप सिविल सेवक बने, एक अच्छे नागरिक जरूर बन जाए। एक अच्छा नागरिक ही अच्छा सिविल सेवक बन सकता है। 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात के अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है। संविधान जो लिख रहे थे वो भी इस बात से अवगत थे कि हमारे संविधान किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि हर कोई सब चीजें जानता है, लेकिन वो किस तरह से उस पर कार्रवाई करता है या किस प्रकार से न्यूट्रल रहता है, ये हमें आपको देखने वाली बात है। देखिए, संविधान निर्माता जानते हैं, इसी तरह से आज हर अधिकारी, हर नेता सब चीजें जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, किस प्रकार का भेदभाव है, किस प्रकार की असमानता है, ये सभी चीजें, कहाँ किस चीज की कमी है, कहाँ किस चीज की ज्यादती है, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ दंगा हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही, सब चीज जानते हैं। लेकिन किस तरह से उस कार्य पर वो लोग कार्रवाई करते हैं ये हम और आप देख रहे हैं सिर्फ। तो इसलिए अगर उस कार्रवाई को वो लोग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज हम आप आगे आए, उस कार्रवाई को करवाने की कोशिश करें। जी, इसके आगे क्या है, इसके आगे है कि वो इस बात से अवगत थे। कई नेता लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। सबसे पहले इसमें आप डाल सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर को। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया।
और जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, जिसे आज अपराध कहा जाता है, यह आजादी से पहले एक तरह से बहुत बड़ा एक रूढ़िवादी और एक पूर्वाग्रह धारणा था, जिसे अस्पृश्यता या छुआछूत कहा जाता है। इसको अनुच्छेद 17 द्वारा, जिसे अस्पृश्यता का अंत कहा गया, उसके द्वारा समाप्त किया गया है, जबकि ये इससे पहले था। तो हमारा संविधान किस प्रकार से संविधानवेत्ताओं ने दूरदृष्टि से देखकर इसको परिवर्तित किया, इसको हम देख सकते हैं। तो देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया जाता है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। आज लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद हैं, लेकिन आज से सैकड़ों वर्ष पहले ये चीजें नहीं थी। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अर्थात विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना जो है, यह समानता के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। क्या क्या करने की? अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने, अपने धर्म मनाने और आप खुले रूप से अभिव्यक्त कर सके, आप खुले रूप से अभिव्यक्ति कर सके या अभिव्यक्त खुद को कर सके, इसकी आजादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए, कि कोई एक भाषा हो, कोई एक धर्म हो या कोई एक त्योहार हो, यह अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बना, जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। भारत का एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाले किसी लेक्चर में जरूर करेंगे। इसे हम क्या कर सकते हैं? एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देख सकते हैं और इकट्ठे रहते हुए एक दूसरे की इज्जत भी कर सकते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इस बात पर जोर दिया गया, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। इन सब चीजों पर हमारा संविधान जोर दे रहा है कि असमानता न की जाए, सभी को अलग अलग धर्म पालन करने की इज्जत हो और इसके साथ साथ उसको मानने की, उसके पालन करने की स्वतंत्रता हो, और जहां तक हो वो अलग भाषाएं भी बोल सकते हैं और अलग तरह का व्यवहार भी कर सकते हैं, अलग अलग त्योहार मना सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये पाठ ये बताता है कि आज भी हमारे और इन सब के बीच में असमानता मौजूद है, जिसे हमें आपको दूर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। जी, ये समानता एक ऐसा मूल्य है जिसके लिए आप हमेशा संघर्ष में रहेंगे। ये नहीं कि एक बार आप अगर समानता के लिए संघर्ष कर दिए उसके बाद समाप्त हो गया, नहीं, समानता के लिए हमें आपको संघर्ष करते रहना पड़ेगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके लिए सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष बने, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। अब ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इसके बाद आप देखेंगे संविधान की उद्देशिका लिखी हुई है, जिसे संविधान की प्रस्तावना भी कहा जाता है। इसमें भी आप देखेंगे किस प्रकार से समान प्रतिष्ठा और समान अवसर की बात कही गई है। इसके आगे हम देखते हैं अभ्यास को। अभ्यास में सिर्फ आपका एक क्वेश्चन ऐसा है जो करने के लायक है, इसके आगे आप सभी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपने देखा किस प्रकार से वो अनुच्छेद 14 से 18 के बारे में हमने बताया, और जिसमें अनुच्छेद 17 भी है, और इसके साथ साथ समानता कितना मूल्यवान है इसके बारे में ये किताब चर्चा करती है, और हमारा संविधान भी चर्चा करता है, जिसमें अवसर और प्रतिष्ठा की समानता के बारे में बात किया गया है। और अब हम बात करते हैं, आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होनी जरूरी है? आप असमानता को बिल्कुल महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप एक दायरे में रहकर, जिससे किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, किसी के साथ कोई बुराई न की जाए, उन्हें अपने धर्म को आसानी से मानने दिया जाए और उसका पालन करने दिया जाए, और इसके साथ साथ उनके पहनावे, उनकी भाषा और उनके रहन सहन और उनके त्योहार को मनाने की छूट दी जाए, और अपने भी त्योहार, भाषा और पहन सहन और पहनावे और रहन सहन के लिए छूट दी जाए। इन सब के बारे में हम अपने आप से खुद चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में।
तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके बाद अब आने वाले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सरकार की, सरकार क्या चीज़ है। इससे पहले कि हम इस लेक्चर को बंद करें, आप लोग इसमें जो भी कमी हो अपने कमेंट बॉक्स में आप बताइए, जिससे मैं इसको दूर करने की कोशिश करूँ। तो थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।